नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज लोकसभा में चुनाव सुधार एसआईआर तो हजम नहीं होता है, तो एसआईआर बोलने के बजाय चुनाव सुधार बोल करके चर्चा की शुरुआत की गई लोकसभा में। इस चर्चा की शुरुआत से पहले मोदी ने संसद में एनडीए के संसदीय दल की एक बैठक बुलाई। कल वंदे मातरम पर चर्चा थी, जहां पर थोड़ी वंदे मातरम से जुड़े हुए या वंदे मातरम याद ही करवाने के लिए पाठशाला लगाया जा सकता था, लेकिन कल पाठशाला नहीं लगी। आज इमरजेंसी बैठक की गई क्योंकि मामला एसआईआर का था, मामला ज्ञानेश कुमार का था, मामला वोट चोरी का था, मामला उस टूल का था जिस टूल के जरिए और टूल किट के जरिए एक के बाद एक भाजपा चुनाव जीत रही। तो वहां पर ट्रेनिंग जरूरी थी, और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन राहुल गांधी थे। जहां जहां से जो खबरें आ रही थी यही आ रही थी कि राहुल गांधी ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे विपक्ष की तरफ से। लेकिन ऐन वक्त पर मोदी जी मीटिंग करते रह गए, ऐन वक्त पर राहुल गांधी ने ओपनिंग बैट्समैन चेंज कर दिया। कई बार कैप्टन जो होता है वो कहता है चलो आज मैं 5वें नंबर पर आऊंगा, नए खिलाड़ी को ओपनिंग पे मौका देते हैं क्योंकि नए खिलाड़ी में टैलेंट है, वो जानकार है, वो दांव पेच जानता है सारा, इस पिच पे कैसे खेलना है। तो ओपनिंग बैट्समैन चेंज कर दिया। मनीष तिवारी, जिनको लेकर के बहुत सारा, जब आजकल थरूर और इन लोगों की बात होती है तो कई बार मनीष तिवारी भी नाम उसमें जुड़ने लगा था। कई बार उनके हाव भाव थोड़े से ऐसे दिखते लगते हैं, लेकिन आज मनीष तिवारी के हाथ में बल्ला पकड़ाया और कहा आप जाइए तिवारी जी, ओपनिंग कीजिए। मनीष तिवारी ने ओपनिंग की तो राहुल की कसौटी पर खरे उतरे। लफाजी नहीं, वो संसद में होनी भी नहीं चाहिए, लफाजी बिल्कुल नहीं। एक एक तथ्य संविधान सभा में चर्चाओं को लेते हुए कि कब क्या चर्चा हुई संविधान सभा में, उसमें चुनाव आयोग को लेकर क्या बात हुई, कहां कहां खामियां हैं, एसआईआर से लेके मशीन तक और पैसे से लेकर के तिकड़म तक सब कुछ खोल के रख दिया मनीष तिवारी। ये आभास हो चला था ओम बिरला को, इसीलिए बिरला पहले से ही डिफेंसिव मोड में थे। कहते ना कि एकदम पहले से ही, नहीं नहीं भाई साहब ऐसे मत करना प्लीज, ये वाला मत करना। तो जब भाव को लाइए, मैं सब कोशिश करूंगा। अभी बहुत सारी क्लिप्स नहीं आई है लेकिन कोशिश करेंगे सब दिखाएं। स्वागत है भाव। सबसे पहले बिरला जी से ही शुरू करते हैं। ये चर्चा शुरू होने से पहले बिरला की हिदायत सुनिए। यही हिदायत बता रही है कि भीतर से कितनी घबराहट है सत्ता पक्ष में। चलाइए भैया। माननीय सदस्यगण, आज चुनाव सुधार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, सदन में चर्चा संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो, शालीन हो, सौहार्दपूर्ण हो, ताकि हम हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर सकें। मुझे आशा है सभी माननीय सदस्य अपने सार्थक विचार रखेंगे, अनुभव रखेंगे और किस तरीके से हम चुनाव सुधार में अपना सुधार के लिए जो भी सहयोग दे सकते हैं, जो विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप से हमें बचकर चुनाव सुधारों पर ही चर्चा करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। श्री मनीष तिवारी जी। बस हटा लीजिए। आग्रह में देखिए कि इस आग्रह में था कि आप चुनाव सुधार पर चर्चा कीजिए, लेकिन हर लाइन के बाद ओम ज्ञानासाय नमः, ओम ज्ञानेशाय नमः, ओम चुनाव आयोगाय नमः, ये बोलिए उसके बाद में। मतलब उन पर आरोप मत लगाइएगा। तो चुनाव सुधार कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप या नया वाला पुतिन, ताऊ जो चेंज हुआ है अगरबत्ती दिखा रहे जिसको, कौन करेगा? चुनाव सुधार पर चर्चा करें लेकिन आक्षेप नहीं होना चाहिए। यही था, यही है। ये घबराए हुए सब, लेकिन इन्होंने कैप्चर कर लिया है इस देश को, पूरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को।
यही तो आरोप लग रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को आपने सिकंजे में कसा हुआ है, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं करना है। अब लाइए मनीष तिवारी की क्लिप्स हैं 2 बस भाऊ, वो सुनते हैं फिर आगे चर्चा, क्योंकि बहुत पॉइंट वाइज चर्चा करनी है। मनीष तिवारी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। संविधान की संरचना हो रही थी अध्यक्ष जी, तो ये जो सारा लोकतंत्र का ताना बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी चाहिए था। और संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली कि क्या चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होनी चाहिए या अस्थायी संस्था होनी चाहिए। और जब 15 जून 1949 को 1949 जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट आर्टिकल 289 प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को लेकर, उस पे बोलते हुए शिवबिनलाल सक्सेना जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for the dissolution of the legislature when a no confidence is passed. So it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the center will not be concurrent. Every time some election or the other will take place somewhere. It may not be so in the very beginning or in the very 5 or 10 years, but after 10 or 12 years, at every moment, some election in some province will be going on. और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है। पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें, तो संविधान निर्माताओं ने यह देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं। इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेकर 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होकर काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से यह बात कहनी पड़ रही है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। चलिए अगली क्लिप, एक और क्लिप। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुद की खबरें आ रही हैं, बीएलओ कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं,
ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना। बहुत धैर्य से सुना। बेसिकली मैं पॉइंट्स में जरा एक बार दर्शकों को बता दूं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये दर्शकों के लिए है ताकि वो भी आगे भी भाजपा की क्लिप्स वायरल होगी कि धो दिया भाजपा के सांसदों ने और 1947 बता दिया वोट चोरी में। तो ये लफाजी जो थेथरई होती है, थेथरोलॉजी के सामने एक ही चीज टिकती है, वो होता है ज्ञान। इसमें पॉइंट्स क्या क्या है मनीष तिवारी के पूरे इस भाषण में? पहला पॉइंट उनका था कि जो एक देश एक चुनाव की बात मोदी जी कर रहे हैं कि वही एक सोच पाए हैं, कोई सोचा नहीं था। तो संविधान सभा में जिस दिन चुनाव आयोग बनाने का रखा प्रस्ताव बाबा साहेब ने कि अस्थाई हो कि अस्थाई हो, तो उस समय एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे शिवलाल सक्सेना संविधान सभा में। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अस्थाई होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव नहीं होगा। अभी तो एक बार होगा, लेकिन 10-12 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी कि इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर चुनाव हो रहे होंगे। वो उन्होंने उस समय देख लिया था। तो शिवलाल सक्सेना ने जब अपनी राय रखी, उसके बाद ये अस्थाई चुनाव आयोग बना, अस्थाई के बजाय। तो आज एक देश एक चुनाव क्यों मोदी जी चाहते हैं? क्या पुतिन टाइप बनने का इरादा है? सेकेंड, दूसरी चीज फिर वो आए एसआईआर पर। एसआईआर पर कोट अनकोट उन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून का वो आर्टिकल पढ़ा जिसकी आड़ में छिप करके ये कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग के पास एसआईआर करवाने का। दरअसल उसमें एक ही शब्द का खेल है कि अगर किसी भी चुनाव क्षेत्र में कहीं पर भी मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है, तो वजह देते हुए आपको कारण बताना होगा। पहले रिवीजन के पहले आपको कारण पब्लिक करना होगा, सार्वजनिक करना होगा कि इस वजह से। और ईच कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, एनी कंस्टिट्यूएंसी, कि मतलब किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं कि एक साथ पूरे देश में हम करेंगे। आप किसी भी एनी ऑफ मतलब एनी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज, अगर आपको लगता है किसी एक में कि इसमें गड़बड़ है, तो आप पहले वजह बताइए। पहले आप सर्वे करवाएंगे, पब्लिक करेंगे वजह कि इस वजह से यहाँ पर रिवीजन करवाना है, और फिर आप रिवीजन करवाएंगे। दूसरा पॉइंट समझ भाव, मैं पॉइंट्स बता दूं क्योंकि ये पॉइंट्स अगर दर्शक चाहे तो नोट कर ले और इसके हिसाब से वो अपना माइंडसेट बनावे। किसी को सुनिए मत, किसी के यकीन मत करिए हमारा नेता का किसी को। तीसरी चीज, 2022 में मनीष तिवारी ने कहा कि इसी सदन में तब कानून मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू। इसी सदन में किरण रिजिजू से मैंने कहा था कि ईवीएम का हर चीज, जैसे हवाई जहाज का जो फाइटर जेट लेते हैं सोर्स कोड और ये सब होता है, ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास होता है? ये 2022 में सवाल किया था सदन में। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास होता है? वो सोर्स कोड ईवीएम निर्माता के पास होता है क्या? बीईएल पर के पास ईसीआईएल और बीईएल बनाते हैं ईवीएम। सोर्स कोड ईवीएम का किसके पास होता है? निर्माता कंपनी के पास होता है या चुनाव आयोग के पास होता है या किसी और के पास होता है? 2022 में पूछा था, उस वक्त सदन में नहीं जवाब दिया और आज तक सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई है कि मशीन का सोर्स कोड किसके पास। तीसरा पॉइंट था। चौथा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग चर्चा में कई बार कहे कि इस देश दुनिया में जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे तमाम देश गए थे ईवीएम की तरफ, लेकिन सब लौट के आए बैलेट की तरफ। तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं बैलेट की तरफ? और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, बस एक काम करिए, आगामी 6 विधानसभा चुनाव बैलेट से करवा दीजिए, सब साफ हो जाएगा कि मशीन और बैलेट के नतीजों में क्या फर्क आता है। आगे 6 है, करवा दीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, 6 के नतीजे देख लीजिए। अभी आगे बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी सब जुड़वा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट जो उठाया कि जो चुनाव से पहले, ऐसे तो सरकारें नहीं बदलेंगे कि 15,000 20,000 खातों में डाल दिया चुनाव से पहले, लो भैया इतना पैसा लो वोट दे दो। जो पैसा बट रहा है,
इसको तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करके रोकने की जरूरत है, नहीं तो ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा मतलब हमला होगा और चुनावी प्रक्रिया इससे पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही ध्वस्त हो जाएगी। और उन्होंने आंकड़े दिए कि जो डेप्थ रेशियो होता है ना स्टेट का या सेंट्रल का, डेप्थ रेशियो अगर 20% तक है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं मान आप कर दो कि 20% तक डेप्थ रेशियो वाले स्टेट हैं, तो वो कोई भी कैश ट्रांसफर स्कीम वगैरह भले ले आए। जिनका डेप्थ रेशियो मतलब ऋण लेने का, कर्ज लेने का अनुपात उनके जीडीपी के से तुलना करने पर वो 20% से ज्यादा है, वो न बांटे। वो कैसे पैसा, वो तो चुनाव जीतने के लिए पैसा बांट रहे हैं और राज्य को कंगाल कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। वो तो मतलब राज्यद्रोही है एक तरीके से। बिहार का एग्जाम्पल दिया, बिहार का डेप्थ रेशियो भाव सोचिए कितना होगा, 37%। मतलब जीडीपी का 40% वहां कर्जा में चला जा रहा है। ब्याज देने के लिए राज्य तरस रहे हैं कि कर्जे ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं और दंड से बांट देते हैं खाते में। जाओ यार चुनाव जिताओ, कुर्सी रहे, राज्य रहे न रहे। अरे हमारे रहने तक राज्य रह जाएगा, उसके बाद राज्य खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए। चुनाव जीतने के लिए उस हद तक उतर आए हैं। ये तथ्य थे। बस मैं इन्हीं तथ्यों के साथ अब आप पे, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने एक एक सुना पूरा भाषण आज इस चक्कर में, तो नहीं, हाँ सबसे पहले तो बिरला साहब ने जब बोला कि परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए, परंपराओं का हाँ, ध्यान वगैरह, बिरला साहब के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, हम्म, क्योंकि बिरला साहब के कार्यकाल में जितने परंपराएं ध्वस्त हुई है, मतलब बिरला साहब कई बार उनकी हंसी वो इरिटेट करती है। मतलब जब वो किसी को कह रहे थे कि भाई आप विषय पे बोलिए, आप नोटबंदी पे क्यों बोल रहे हैं, अभी बजट पे बात हो रही है। उनने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पे बोला जा सकता है, इमरजेंसी पे बोला जा सकता है। तब आप चुप रहते हैं, तब आपको ठीक लगता है। और हमने जरा नोटबंदी 8 साल पीछे चले गए तो आपको तकलीफ हो रही है। नो नो नो, मतलब निर्लज्जता का एक चोला ओढ़े, नहीं तो एक आध आदमी माफी मांग ले। देखिए संवेदनशील पोस्ट है स्पीकर की, वो माफी मांग ले ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, मैंने वो गलत किया, मुझे टोकना चाहिए था, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन वो मैंने गलती करी ना। चुपचाप तरीके से कल प्रियंका जी बोल रही थी, प्रियंका जी बता रही थी कि जितना प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा शायद उतनी जेल काटी है जवाहरलाल नेहरू ने। आप जरा वंदे मातरम पे बोलिए, आप वंदे मातरम पे बोलिए। अरे वंदे मातरम पे बोलते हुए आप हिंदू मुसलमान भी कर लेते हैं, वंदे मातरम बोलते हुए आप जवाहरलाल नेहरू भी कर लेते हैं। और उसी जवाहरलाल नेहरू जिसके ऊपर आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने तोड़ा है, कांग्रेस ने तोड़ा है इसको, वंदे मातरम को, गीत को खंडित किया है, 4 पैराग्राफ उसके गायब करवाए हैं, क्या आरोप लगाया ना प्रधानमंत्री जी ने। तो उसका जवाब दिया जवाहरलाल नेहरू क्या है। उनने तो आगे और एक ऑफर रखी है प्रियंका जी ने। उनने कहा तो आप एक काम करिए कि एक 10 घंटे का 20 घंटे का जवाहरलाल नेहरू पे ही चर्चा रखिए, जितना कोसना है जितना बोलना है बोल दीजिए, हम भी बता देंगे वो क्या है। और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू छोड़ के बाकी चीजों पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, गरीबी पे आइए। बेसिकली 10 घंटे का, ये जो 10 घंटे की चर्चा थी वो एसआईआर पे थी, चुनाव प्रक्रिया पे नहीं थी, एसआईआर पे थी। एसआईआर एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव प्रक्रिया निरंतर, मैं सोचता हूँ कि समय के साथ साथ बदलते रहनी चाहिए। लेकिन जो संविधान निर्माताओं ने ये सवाल तब भी पूछा था, क्या हमें परमानेंट चुनाव आयोग चाहिए क्या? तब एक बहुत ही होनहार सदस्य ने कहा था कि हमारे यहाँ कौन सी विधानसभा कब भंग हो जाएगी बता नहीं सकते, क्योंकि ये अधिकार हमने दिया है, जो मेजोरिटी में होगा विधानसभा भंग करेगा। तो बीच में चुनाव आएगा, चुनाव होंगे तो कैसा करेंगे? शुरुआती में तो ठीक रहेगा 4-5 चुनाव, उसके बाद में लगातार चुनाव, और वही हुआ। उनने जो सोचा वही हुआ इस देश में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 चुनाव इलेक्शन करने के लिए रहे, क्योंकि इनकी ओरिजिनल जो प्लान है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर, ये प्लान है। फिर एसआईआर, उन्हें कहा कि एसआईआर का तो लीगल यही नहीं है। भाई मनीष जो है
वो खुद भी वकील है, हाँ, सीनियर एडवोकेट है। सीनियर वकील है और एडवोकेट है, और उन्होंने पढ़ा होगा। हम्म। उन्होंने तो संविधान सभा के उन डिस्कशंस का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि जहां कंप्लेंट है वहां एसआईआर हो सकती है। पूरे देश में 1-1 महीने 2-2 महीने में एसआईआर करो, ये कौन तय कर दिया? अरे मेरे अधिकार है, मेरे अधिकार है, आप किस अधिकार के तहत बात कर रहे हो? उसको ठीक से परिभाषित करें। आश्चर्य की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में इतने ज्ञानी लोग बैठे रहे थे, वो भी कैसे मान गए कि पूरे देश में एसआईआर का अधिकार है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया और इन्होंने मान लिया। क्या इन्होंने भी कानून नहीं पढ़ा ठीक से? बिटवीन द लाइन खेला जा रहा है, ये देखा नहीं इन्होंने? एसआईआर क्या है? एसआईआर किसी को, यदि आपको लगता है घुसपैठी है, बिल्कुल एसआईआर होनी चाहिए जहां घुसपैठी है, लेकिन फिर आप किसी को भी घुसपैठी करके नहीं बोल सकते। कल मैं एक आरोप लगा दूं कि ज्ञानेश कुमार जी के घर में गांजा रखा हुआ है, क्या पुलिस रेड कर देगी उनके घर पे? वानखड़ी जी ने आरोप लगाया जी, ना कोई भी किसी पे आरोप लगाएगा और आप रेड कर दोगे, उसकी तहकीकात होती है। मैं जब आरोप लगाता हूं तो मेरे पे आरोप लगा, मैंने उदाहरण दिया, मैं कोई गांजा रखता ऐसा नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दिया मैं। जब मैं ये कंप्लेंट करूंगा तो पुलिस मुझे पूछेगी कि आपके पास क्या, मतलब ऐसे उठ के रात को उठ के थोड़ी ना, मुझे सुबह सुबह सपना आया साहब, सुबह के सपने सच होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो नहीं चलेगा ना। तो मैं कुछ उनको साक्ष्य दूंगा, उस साक्ष्य को वो अपने हिसाब से पड़ताल करेंगे, और जब उनको लगेगा कि मैंने दिए हुए साक्ष्य फ्रॉड नहीं है, सही है, फिर वो अपने इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा उसको निगरानी रखेंगे, और जब उनको लगेगा पुख्ता ये हो गया है, फिर वो सर्च वारंट लेंगे मजिस्ट्रेट से और फिर रेड करेंगे। ये प्रोसेस है ना। तो यदि किसी ने कह दिया कि यहाँ घुसपैठिए बहुत है, बोल दिए भाई घुसपैठिए है, गृह मंत्री जी ने बोल दिया घुसपैठिए, गृह मंत्री तो बड़े हैं, गृह मंत्री ने घुसपैठी बोल दिए तो गणेश कुमार भी घुसपैठिए बोल दे, ये तो नहीं चलेगा ना। गृह मंत्री जी को नोटिस देना चाहिए था चुनाव आयोग को, आपने घुसपैठियों का आरोप लगाया, कृपया साक्ष्य मुहैया करवाने का प्रयास कीजिए। आप या आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव आयोग के सामने आके एक बार बता दीजिए कि क्या कैसे घुसपैठी है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले रहा है। जब साक्ष्य आ जाते तो चुनाव आयोग इसका इन्वेस्टिगेट करता और फिर कहता कि यहाँ एसआईआर करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ घुसपैठी हमको दिख रहे हैं। फिर एसआईआर होती है, फिर घुसपैठियों का नंबर आंकड़ा। यही चुनाव आयोग है, ये निर्लज्ज चुनाव आयोग। इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की घुसपैठी है बिहार में, यही लोग हैं, हमने कोर्ट दिखाया था वो। उसके बाद लगातार गृह मंत्री और बाकी बीजेपी के नेता बोलते रहे कि ये घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। हो गई भाई एसआईआर। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट दिया कि घुसपैठी है ही नहीं। तो किस बिना पे गृह मंत्री और चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार घुसपैठियों की बात कर रहे थे, ये बताएं, या जनता को भ्रमित कर रहे थे? क्या चुनाव आयोग का काम जनता को भ्रमित करना है? गृह मंत्री तो पॉलिटिकल पोजीशन पे है, चलो वो चुनाव के टाइम पे उन्होंने खुद ही कहा था कि चुनाव के टाइम पे बोले हुए चीजों को सीरियसली मत लिया करो, चुनावी जुमले हुआ करते हैं, बोल दिया चुनावी जुमले। लेकिन चुनाव आयोग भी चुनावी जुमले देने लगा क्या? चुनाव आयोग की जो अपॉइंटमेंट था, क्यों नहीं उसको ट्रांसपेरेंसी में रखा? क्या मन में काला है सत्ता पक्ष के कि जिन्होंने कानून बदल के प्रधानमंत्री, मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन रखा ताकि दो लोग अपनी मनमानी कर पाए? क्यों परहेज है उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से? बताएं। यही तो बेसिक, यहीं से तो शुरू हो जाता है सवाल उठना। जब आपका मन में खुश नहीं है, आपका मन ट्रांसपेरेंट है, तो फिर जो पुरानी स्थिति है वो रहने दीजिए। आपने क्यों अपने हिसाब से कि मैं जिनको अपॉइंट करूंगा वही रहेगा, खुद का आदमी अपॉइंट करने की लालसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई कांड करने की उम्मीद है? और वही हो रहे, उसीलिए और क्यों करेगा?
क्यों करेगा कोई? इसीलिए क्यों तो कि करेगा हमारा कोई? ही आदमी बने, हमारा ही आदमी। आज इस पर भी, आज मनीष तिवारी ने भाऊ उस पर भी कहा, उन्होंने मंत्री हटाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने जोड़ने की बात कही। यहाँ पर भी कांग्रेस ने अच्छा किया, घटाने की बात नहीं हाँ, की, ये तो घटाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रखो और सीजेआई को रख लो, 5 कर दो, 3 को, फिर ये 2-2 और बेसिकली आशीष जी, ये बेसिकली प्रपोजल अडवाणी जी का है। अडवाणी का प्रपोजल, ये सेम प्रपोजल था बेसिकली यूपीए के टाइम पे अडवाणी जी का प्रपोजल था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, प्रधानमंत्री का एक और लॉ मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये 5 का पैनल था। ये बेसिकली अडवाणी जी का प्रपोजल था। आप अपने गुरु का भी प्रपोजल, आप अपने गुरु का भी प्रपोजल को रद्दी की टोकरी में डाल दिए। हालांकि गुरु गुरु हम बोल के अडवाणी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो गुरु मानते हैं कि अडवाणी जी को ये थोड़ी गुरु मानते हैं। गुरु माने होते तो ऐसा डब्बे में बंद करके थोड़ी रखे होते। तो कुल मिलाकर उन्होंने बिल्कुल एक पॉइंट इस पे, लेकिन उसका जवाब अब जब जवाब आएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या हमारे स्पीकर महोदय उसी लाइन पे बोलने की अनुमति करेंगे? क्या आज पूरे सिस्टम में क्या बिहार में गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से किया, ये आरोप लगे? नहीं बोला कोई। मनीष तिवारी की इस पूरे भाषण में चुनाव आयोग की स्थापना से लेके कानूनी दृष्टि से एसआईआर की क्या लीगलिटी है से लेके नियुक्ति तक, वन नेशन वन इलेक्शन तक और कैश ट्रांसफर तक की बात हुई, लेकिन किसी एक राज्य का उदाहरण नहीं दिया गया, किसी बात का नहीं उदाहरण दिया गया। यदि सत्ता पक्ष में दम हो, यदि सत्ता पक्ष में ईमानदारी हो, सत्ता पक्ष वाकई ट्रांसपेरेंसी की बात करता हो, तो सत्ता पक्ष ने मनीष तिवारी का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट इनके मतलब 7 पुश्ते नहीं दे पाएंगी। मैं ये सब कह रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों, मैं बता दे रहा हूं। मनीष तिवारी के बाद भाजपा की तरफ से जिसको मैदान में उतारा गया, संजय जायसवाल, वही संजय जायसवाल जिस पर पीके ने आरोप लगाए थे, बिहार से सांसद। संजय जायसवाल ने जवाब में क्या क्या कहा, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं दर्शकों को। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर हुई, एसआईआर जहां पर मतलब कम से कम चुनाव की बात की, मैं इसलिए पहला वही बता रहा हूं। एसआईआर हुई, अध्यक्ष महोदय 35 लाख मतदाता फॉर्म 6 नहीं भरे, कम हो गए। अब ये 35 लाख कौन हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय? ये वो हो सकते हैं जो बिहार छोड़कर चले गए, आखिर 35 लाख थे ना गड़बड़, कम हुए। या ये हो सकता है अध्यक्ष महोदय, हो सकता है यहां पर अगर तर्क की बात हो जाए ना, तो ये मुंह नहीं दिखा पाएगी, ये सरकार मुंह नहीं दिखा पाएगी, और अपने ही सांसद काली पोत रहे हैं। कहा ये भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय कि ये 35 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर की वजह से फॉर्म 6 न भरे हो। जो 35 लाख कम हुए मतदाता, संजय जायसवाल मतलब पूरे देश को मूर्ख समझे हो या तो महामूर्ख हो। ये समझ लो 35 लाख उनका नाम होगा ना कि ये फलाने फलाने अब नहीं है, वो नाम जारी करो। चुनाव आयोग ने डिलीटेड लोगों के नाम सूची जाहिर की थी, डिलीटेड लोगों के, और क्यों हुए ये बताए थे। तो और कोई घुसपैठिया नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, कोई घुसपैठिया नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग के ऊपर जायसवाल है। ये जायसवाल को ये पता नहीं कि फॉर्म न भरने के कारण ही मतदाता नहीं हो सकते। बीएलओ घर गया है चुनाव आयोग के अनुसार, चेक किया है, कोई ट्रांसफर हुआ तो वो ट्रांसफर हुआ है, कोई मर गया है तो वो मर गया है। फिर बीएलओ का क्या काम है? फॉर्म भर गई इसका मतलब क्या बीएलओ घर पे बैठा था, लोग फॉर्म जमा कर रहे थे? इसको बेसिकली एसआईआर की प्रोसेस ही मालूम नहीं है जायसवाल को, और ये एसआईआर में बोलने लगे। ये बेसिकली क्या है मोटिव, मैं मोटिव क्लियर करूं। ये मूर्ख नहीं है सब, ये सब बहुत सयाने हैं, इसी के लिए तो मीटिंग हुई थी।
बेसिकली चुनाव सुधार के नाम पर बहस में इनके पास बोलने कुछ नहीं है। ये बार बार इसमें जितने आएंगे सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात करेंगे, आप देख लीजिएगा, शाम तक देख लीजिएगा, देखिए जितने आएंगे आशीष जी, रोहिंग्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो गए बिहार के साथ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है। कौन रोकेगा? वहां बिरला बैठा है, कौन रोकेगा? कितना सम्मान करें हम बिरला का, बिरला ने नहीं रोका। अब आगे सुनिए ना, अब ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट था। दूसरा बताया कि हम एलओपी का आभार जताते हैं कि एलओपी ने एसआईआर को लेकर के चुनाव लड़ा बिहार में और बुरी तरह हार गए, अब एसआईआर का मुद्दा खत्म। चुनाव के नतीजों से मुद्दे खत्म हो जाएं तो इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी खत्म है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। इस देश में हर घर में रोजगार है, सब रोजगार है, इस देश में गरीबी का उन्मूलन हो चुका है। अगर चुनाव जीतने से मुद्दों की वैलिडिटी पे प्रश्न लगे तो इस देश में कोई मुद्दा नहीं। संजय जायसवाल, फिर घर जाओ, रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठंडक बहुत है। चुनाव में यदि बेरोजगारी मुद्दा था तो उसी के कारण सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार दूंगा और ब्लूप्रिंट करूंगा और उसके लिए मीटिंगें लूंगा और मंत्रालय बनाऊंगा, चल रहा है ना, मुद्दे तो है। चुनाव जीतना ही मुद्दा खत्म होना है। हाँ, तो चुनाव जीत गए हो आप तो इस देश में कोई मुद्दा नहीं, फिर बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सब खत्म हो गया। तीसरा क्या, ये चुनाव सुधार पर बात थी। राहुल गांधी जब 20 दिन टूरिज्म किए यहाँ पर एसआईआर के नाम पे, चुनाव शुरू हुआ विदेश चले गए, अब उसके बाद लौट के आए, तो जो है राहुल गांधी अब अगर बिहार में हमारी सरकार बन गई है, पर्यटन करना चाहते हैं तो बिहार में आ जाएं, एक बोलेरो में उनके विधायक और वो सब आ जाएंगे। अब ज्यादा खर्चा नहीं है, एक ही बोलेरो में, क्योंकि इतने ही विधायक बिहार वालों ने जिताया कि एक बोलेरो में आ जाए। इस पर कहीं भी ओम बिरला, अगर यही विपक्षी नरेंद्र मोदी का नाम ले लेना, नो 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 नो, आप नहीं, आप नेता सदन का नाम नहीं ले सकते। नेता सदन है, जेठ थोड़ो है कि नाम नहीं लेंगे घूंघट की आड़ में, है कि पूरे सदन के जेठ हैं वो, कि नाम नहीं ले सकते। और यहाँ पर नाम ले लिया, मतलब यहाँ राहुल गांधी आए अपने बोलेरो में, मतलब मजाक उड़ा, चुनाव सुधार कर रहे हो कि मजाक उड़ाने बैठे हो? उसके बाद आगे नहीं, संजय जायसवाल भाई, जिसको आपने खड़ा किया उसका कैलिबर क्या है, उसका कैलिबर क्या है? इन्होंने तो ओपनिंग एक एडवोकेट से, एक मंजे हुए आदमी से किया था। संजय जायसवाल का क्या स्ट्रेचर है, वो बता दिया था, करेगा? पीके ने बता दिया था। तो ये ओपनिंग ही इसलिए कहते हैं कि इनको उसको नॉन सीरियस करना है। हाँ, एसआईआर को नॉन सीरियस करने के लिए आप सारे मस्करे टाइप लोगों को आगे फील्ड कर दो। अभी हम बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। बिहार जीता है, बंगाल अभी जीतेंगे। ये चुनाव बराबर है, ये बराबर है। एसआईआर यदि होगी तो बंगाल में भी जीत लेंगे, क्योंकि एसआईआर में करना क्या है? एसआईआर में विपक्ष के मत विभाजन करना है, विपक्ष के मत तोड़ना है, विपक्ष के मत डिलिस्ट करना है। इसीलिए तो लिस्ट आई ना। क्या लिस्ट आई? 202 में से 128 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, 202 एनडीए ने जीती है, उसमें 128 इतनी है कि जितने मतदाता काटे हैं उसके बहुत ही कम अनुपात में मार्जिन से जीते हैं। जहां 5,000 का लीड है वहां 35,000 मतदाता कटे हैं। 35,000 कौन है? और 35,000 में 10,000 तो आज उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हुए जिनका मतदान का अधिकार ही नहीं दिया। इस पूरा जो चुनाव सुधार कार्यक्रम है उसमें एक क्लॉज और होना चाहिए। आने वाले समय में सत्ता पक्ष ने इन बातों को रखना, विपक्ष ने इस बात को रखना चाहिए कि यदि किसी को मतदान के अधिकार से वंचित किया जाता है, वो मताधिकार है उसका, तो उस बीएलओ को जेल होनी चाहिए जो ये सर्वे करता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे चर्चा नहीं होगी ना, इस पे कि हम अब बंगाल जीतेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी, उन सबको हम बिहार के लिए ये चुनाव सुधार में बधाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे संजय जायसवाल पर रत्ती भर भी, मतलब संजय जायसवाल से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। स्पीकर जो आसन पर बैठा व्यक्ति है वह इस सदन की मर्यादाओं को, इस सदन की परंपराओं को, इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों को सबको जमींदोज कर रहा है। वो व्यक्ति सबको जमींदोज। एक बार मैं पूरा इसलिए सुना भाऊ, संजय जायसवाल को हम क्यों सुनते?
लेकिन एक ये देखने के लिए कि क्या बोल रहा है और क्या चेयर का क्या रवैया है उस पर। चेयर को कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो जो मन करे बोलो, सत्तापुर से हो ना भाई साहब, बोलो आप भागवत सुन ले हम थोड़ा सा, आखिर में बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, खत्म जय। खत्म खत्म। मैं चलते चलते चुनाव सुधार की चर्चा थी ना, मनीष तिवारी ने पूरा भाषण एक एक लाइन 1947 से शुरू करके संविधान सभा से शुरू करके आज तक चुनाव सुधार क्या हुए, चुनाव सुधार क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया मनीष तिवारी ने कि चुनाव सुधार इस देश में सबसे बड़ा क्या हुआ था। सुनिए आप बताइए, नहीं हुआ अगर ये बेहतर है तो। वाकई इससे बड़ा चुनाव सुधार नहीं हुआ था जब नहीं, करोड़ों की संख्या में मतदाता बढ़े थे। सुनाइए जरा मनीष तिवारी की क्लिप, फिर खत्म करें। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। 88-79 बोले हैं, 88-89 है वो, हिंदी थोड़ा मनीष तिवारी की तंग है, हाँ, गड़बड़ हो हिंदी में तो 88-89 में वो सबसे बड़ा चुनाव सुधार था। चर्चा इस पर होनी चाहिए। मान लिया चलो ज्ञानेश को नहीं हम कोसो, चुनाव को नहीं कोसो, लेकिन क्या हो सकता है, कहां पर गलतियां हो रही हैं, कहां पर, इसको तो उजागर होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहां बेसब्री से नहीं, खिल्ली उन्होंने उड़ाने जो बैठे। कहा कि सबसे पहला वोट चोरी का मामला तब हुआ, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने, अरे कुपढ़ कहाँ पढ़ा तू नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के सांसद में आते हो, देश के सबसे बड़ी पंचायत में करोड़ों रुपए खर्चा करता है देश का टैक्स पेयर्स का पैसा आप पे, इतने बड़े बड़े बंगले में रहते हो, फ्री का घूमते हो, आपके बिजली और पानी का भी पैसा देश के लोग देते हैं, व्हाट्सएप पढ़ के आते हो। उसने कहा था, कहां चुनाव हुए थे, कौन से चुनाव में, कितने वोट गिरे थे किसके पक्ष में, और फिर वोट कैसे हाईजैक हुए थे, कौन सा बैलेट पेपर यूज हुआ था, कौन सा ईवीएम यूज हुआ था। जबान में हड्डी नहीं, कुछ भी बोल देना, कोई हाथ पैर नहीं, बस एक जवाहरलाल नेहरू सामने दिखता है, बस घूम फिर के नेहरू नेहरू के पास, ना होते और तो ये इनकी सब औकात नेहरू के नाखून के बराबर की नहीं, नाखून, नेहरू नाखून की सरदार बेइज्जती है। पटेल के नाखून के बराबर की नहीं, सरदार पटेल के नाखून के बराबर की नहीं, मैं तो इनकी औकात अटल बिहारी वाजपेयी के भी नाखून के बराबर की नहीं, सरदार जिन्होंने सांसद में, उसी सांसद में, उसी पटल पे बैठ के वही बोला था, उसी सदन में अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बोला, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कहना कि इस देश में किसी ने कुछ नहीं किया, देश से आजादी के पहले से आज तक हर व्यक्ति ने, हर राजनीतिक दल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यदि मैं ये कहूं कि आज तक किसी नेता ने कोई काम नहीं किया तो ये भारत के तमाम किसान और मजदूरों का भी अपमान होगा, जिन्होंने लगातार भारत के प्रगति में अपना खून पसीना बहा है। क्या बड़ा सोच था उस व्यक्ति का, क्या बड़ा दिल था उस व्यक्ति का, सीना कभी नहीं गिनवाया उन्होंने, क्योंकि इतने बड़ा दिल
कौन से सीने में रहता है दुनिया जानती थी। और ये 56 इंच का सीना गिनाते, पता नहीं अपने साथी का पेट नाप के अपना सीना बताते या क्या, वहां पे भी फ्रॉड करते होंगे। और दिल तो है ही नहीं। ये चलिए चर्चा फिलहाल तो अभी खत्म करते हैं। बस इतना आप मतलब मान लीजिए कि गुजरात के ही, मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के कुछ मित्रों का कहना है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी इस धरती से कौन-कौन निकला? हमारी इस धरती से गांधी निकले, हमारी इस धरती से पटेल निकले, और हमारा दुर्भाग्य गुजरातियों का कहना है, मैं मेरे जानने वाले गुजरातियों का, नहीं कि नहीं, हमारी मैं धरती तो से ही ये भी निकले। बताओ कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। ये गुजरात वाली मैं कोई पीड़ा है। मैंने मैंने एक दिन अपने ही डिस्कशन में कहा था कि अब तो वो ढोकला खाने लगा है। हुँ, तो तो बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन गुजरात के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हुँ, और दोनों बीजेपी के हैं। हुँ, बोले ढोकले को इतना कम मत आंको अशोक जी, हुँ, इसी ढोकले ने सरदार पटेल भी दिया है, इसी ढोकले ने महात्मा गांधी भी दिए हैं, जिसके हुँ, सामने विश्व नतमस्तक होता है। चलो, कभी-कभी चंदन के वन में हुँ, धतूरा भी उग आता है, तो चंदन के वन को गाली मत दो। हुँ, होंगे बिल्कुल हमारे सही कुछ बात। प्रारब्ध, उन्होंने कहा कि कुछ प्रारब्ध होंगे हमारे, जो हम भोग रहे हैं। नाम लिए बगैर, नहीं तो इस गुजरात ने कुछ भी कहो, हुँ, लेकिन इस गुजरात ने मोरारजी देसाई भी दिए हैं, जो अपने हुँ, प्रिंसिपल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भिताराघात नहीं किया, हुँ, उन्होंने सामने से लड़ाई लड़ी। उम्र के उस पड़ाव में प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सरकार बचाने के लिए उन्होंने तिकड़म ही नहीं चलाई। बहुत लोग हैं गुजरात से आने वाले। गांधीयन फिलोसोफर्स की एक बड़ी लिस्ट है गुजरात से, यदि मैं देखूं तो। और यही गुजरात है जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की नींव रखी थी। ये भी मत भूलिए आप। हाँ, हाँ, गुजरात से, गुजरात का छात्र आंदोलन ही बाद लेकिन में तब संपूर्ण क्रांति का तब्दील हुआ। क्रांतिकारी, लेकिन हुँ, तब वैचारों विचारों का आदान प्रदान फ्रीली था। आज विचार जेल में है गुजरात में, आज सोच जेल में है गुजरात में। तब गुजरात में आजादी का एक पूरा माहौल था, आज गुजरात में डर का माहौल है। चलिए, अभी आज तो पूरे दिन माहौल ही बताएँगे हम लोग। बड़ा अंतर ये है कि तब गुजरात बिहार के पीछे खड़ा हो गया था, और अब बिहार गुजरात के पीछे खड़ा गुजरात के है। पीछे खड़ा है। चलिए, इजाज़त वेरी दीजिए वेल हमें, सेड, वेरी फिर वेल आते सेड। हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।